यह सब इस मनहूस सिया की वजह से हुआ। जब मेरा बेटा शुभम जंग पर जा रहा था, कैसे रो रो कर इसने अपशकुन किया था। जब से जंग पर फ्रंट पर जाने की बात सुनी थी, इसने शुभम को चैन की सांस तक ना लेने दी थी। पूरे घर में मनहूसियत फैला के रखी थी। हर वक्त मुंह सुजोए घूमा करती। अरे, जब ब्याह किया था तो क्या इसे पता न था कि जंग पर जाने की ज़रूरत होगी तो जाएगा ही। इसके पल्लू से बंधकर थोड़े ही बैठा रहेगा वह। अपने बेटे शुभम के एयर क्रैश में शहीद होने की खबर सुनकर सुधा जी जोर जोर से रोई जा रही थीं। टीवी पर खबर सुनते ही सिया की तो जैसे जान ही निकल गई। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। शुभम और शिया के ब्याह को सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। शुभम एयरफोर्स में पायलट था। फ्रंट पर लड़ाई छिड़ जाने की वजह से वापस गया ही था कि मौसम खराब होने की वजह से उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बेटे के दुख ने सुधा जी के मन का गुब्बार अपनी बहू सिया पर चिल्लाकर एक बारगी ही उतार दिया। वे भूल गईं कि जहां उन्होंने अपना बेटा खोया, सिया ने भी तो अपना पति खोया है। सुधा जी सिया और शुभम के ब्याह से खुश नहीं थी, क्योंकि सिया गैर जातीय थी। दोनों ने अपनी पसंद की शादी जो की थी। सुधा जी अपने पसंद की पैसे वाली घर की लड़की चाहती थी। शुभम के पिता भी फौज में थे। उन्होंने भी सीमा पर देश के लिए जान गंवा दिया था। शुभम का छोटा भाई 12वीं में पढ़ाई कर रहा था। सिया ने बीएड किया था। वह शादी के पहले भी पढ़ाती थी और शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती थी, पर सुधा जी बहू के नौकरी के खिलाफ थी। शुभम ने भी सिया को समझाया कि अभी माँ की बात मान लो। वक्त गुजरने के साथ सुधा जी जरूर उसे पूरी तरह अपना लेंगी। तब तक वह खुद उनको सिया की नौकरी करने को लिए मना लेगा। शुभम ने सिया को समझाया कि पिताजी के जाने के बाद माँ ने बहुत दुख उठाए हैं, इसी से उनमें चिड़चिड़ापन आ गया है। वे दिल की बुरी नहीं हैं। और शुभम ने सिया से वादा लिया कि वह सुधा जी को पलटकर कभी भी जवाब नहीं देगी। उनकी जगह शुभम उससे माफ़ी मांग लेगा। शुभम सिया से कहता कि फौज की नौकरी में जीने मरने का पता नहीं होता है। अगर कल उसे कुछ हो जाए तो तुम वादा करो कि वह रिशु को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने में सहायता करेंगी, शुभम का सपना पूरा करेगी। सिया उसके मुंह पर हाथ रखकर रूठ जाती है। अगर वो ऐसी बातें करेगा तो वह कभी शुभम से बात नहीं करेगी। शुभम के प्यार और दुलार के आगे सिया के लिए सब कुछ बेमानी था, इसलिए वह सुधा जी की बातों को अनदेखा कर देती। अब जब शुभम ही नहीं रहा तो सिया समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे जिएगी। 2 महीने में शुभम ने सारी दुनिया की खुशी सिया के दामन में भर दी थी। उसकी दुनिया तो शुभम पर शुरू होकर उस पर ही खत्म होती थी। उसे तो शुभम के बिना जीना ही नहीं आता था। शुभम की 13वीं पर सिया के माँ बाप आए। उन्होंने सिया को अपने साथ ले जाना चाहा, पर सिया ने सुधा जी को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर दिया। उसके माँ बाप ने समझाया भी कि जब सुधा जी उसे पसंद ही नहीं करती, सभी देखते वे कैसे उठते बैठते अपने जहरीले शब्दों के बानों से सिया का दिल छलनी करते रहती थी। ऐसे में घुट-घुट कर रहने से अच्छा है कि वह उनके साथ चली जाए और अपनी शादी से पहले की नौकरी कर ले, ताकि उसका मन भी लगा रहे और उसके माँ बाप को सहारा भी मिलेगा। अभी उम्र ही क्या है, पहाड़ सी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी सिया। लेकिन सिया ने कहा, नहीं पापा, अब मुझे आप लोगों के सहारे की नहीं, बल्कि शुभम के जाने के बाद उसके भाई ऋषु और मम्मी को मेरे सहारे की ज़रूरत है। मम्मी और ऋषु को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे शुभम से किया हुआ वादा निभाना है। मैं ऋषु को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। मैं शुभम का सपना पूरा करूंगी। जब ऋषु नौकरी में चला जाएगा तभी अपने बारे में सोचूंगी। सिया ने यह फैसला कर दिया। सिया की माँ ने कहा, पर बेटा, समधन जी तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे में तुम कैसे यह सब करोगी? और हमारा क्या, हम तो कब मर जाएं कुछ पता नहीं। हमारे बात तो कोई पूछने वाला भी ना रहेगा। बेहतर है अपने सामने तुम्हें सेटल कर दे, यही हमारी इच्छा है। पर सिया ने किसी की एक ना सुनी। सुधा जी चाहती तो नहीं थी कि सिया वहाँ रुके, पर शुभम की पेंशन और मुफ्त की नौकरानी के लालचवश वह चुप रहीं। समय बीता। सिया ने एक कॉलेज में नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसे टीचर की नौकरी मिल भी गई। ब्याह से पहले भी वह पढ़ाती थी। उसके एक्सपीरियंस काम आए। वह जहाँ भी पढ़ाती, बच्चे और साथ के लोग उसे बहुत पसंद खुश रहते। उसकी सुंदरता, सादगी और सौम्य स्वभाव के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। सुधा जी कॉलेज जाती हुई सिया को सर से पैर तक घूरती। कहीं किसी दिन सिया थोड़ी सी भी रंगीन साड़ी पहन लेती या कॉलेज में कोई फंक्शन हो तो ढंग से तैयार होती तो जी की आंखों में किरकिरी सी दरकती। वे उसे ताना मारते न चुकती।
किसके लिए ये सज धज कर निकल रही हो? विधवा को यह सब नहीं सुहाता। मेरा नहीं तो मेरे मरे हुए बेटे का ही ख्याल कर लो, उसकी आत्मा को तो दुख मत दो। यह सब सुनकर सिया चुप रह जाती, यह सोचकर कि क्या जवाब दे इनको। इस बीच सिया के लिए एक अच्छे रिश्ते भी आए, पर सिया ने साफ मना कर दिया। सिया अपने देवर ऋषु को पढ़ाई में सहायता कर देती, या कभी वो दोनों कभी हंस बोलकर बात कर लेते तो सुधा जी उनके रिश्ते में भी खोट देखने लगती। फौरन जवान से कड़वे शब्द निकाले बिना बाज न आती। वह कहती, एक को मारकर क्या तुम्हारा मन नहीं भरा जो दूसरे पर डोरे डालना शुरू हो गई? ऋषु को सुधा जी का सिया के साथ ऐसा व्यवहार रत्ती भर भी पसंद नहीं आता था। वह कभी सिया के पक्ष में मुंह खोलता तो सुधा उसे ढुरक कर चुप कराते कह देती, बड़े भाई को तो अपने जादू के जाल में फंसाकर मार दिया इसने, अब तेरे पर इसका साया नहीं पड़ने दूंगी। सिया जब भी दुखी होकर सुधा जी को कोई जवाब देना भी चाहती, उसके सामने माफ़ी मांगते हुए शुभम का चेहरा आ खड़ा होता और वह चुप लगा जाती। ऋषु सिया के इतने ज़्यादा लाड प्यार की वजह से उसे भाभी माँ बुलाता तो सुधा फौरन नश्चर चुप होती। दिखावे के प्यार से कोई माँ नहीं बन जाता। मेरी जगह लेने की कोशिश की तो घर से निकाल बाहर करूँगी। यह सब सुनकर सिया और ऋषु दुखी हो जाते। उस पर अब सुधा जी के जहरीले तानों का कोई असर नहीं होता। उसे तो आदत सी पड़ गई थी। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया था कि वह ऋषु को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना। कुछ भी करके शुभम का सपना पूरा करना चाहती थी वह। सुधा जी की बातों पर ध्यान न देकर सिया ऋषु को पढ़ाई में मदद करती। स्कूल से आकर रात रात भर जागकर उसके नोट्स तैयार करती और जहाँ उसे समझ नहीं आता वहाँ यथासंभव उसे समझाने की कोशिश करती। सिया और ऋषु की लगन काम आई और ऋषु सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया और वह ट्रेनिंग पर चला गया। उधर सुधा जी को डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। सिया यथासंभव सुधा की तीमारदारी करती, उनके खाने पीने का ध्यान रखती, पर पता नहीं क्यों इतने बरस बाद भी उनके दिल से सिया के प्रति करवाहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। ऋषु के चले जाने के सिया के माँ बाप ने फिर कहा कि अब शुभम से किया वादा पूरा हो गया, यहाँ रहने की कोई वजह ही नहीं रही। सुधा जी के लिए वह कुछ कर भी ले तब भी उनका रवैया नहीं बदलेगा। बेहतर है कि सिया उनके साथ चली चले, पर सिया की दलीलों के सामने उनकी एक न चली। ऋषु की पोस्टिंग से पहले ही उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे। सुधा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। बड़े से बड़े अफसर और बिजनेसमैन उनके आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने अपनी पसंद की लड़की दीपा से ऋषु की शादी तय कर दी। सिया भी बहुत खुश थी। ऋषु हर फंक्शन में सिया को आगे रख रहा था। सुधा जी से यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने आते ही दीपा को सिया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। दीपा को तो पहले से ही सिया के लिए ऋषु की ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना कुछ पसंद नहीं आ रहा था। सुधा जी ने तय कर लिया था कि वे भी ऋषु और दीपा के साथ चली जाएंगी। उन्होंने तो ऋषु को बहू से सेवा कराने के जाने कितने सपने संजोकर रखे थे, और अब जब उनका कैंसर बहुत बढ़ गया था, वे अपने आखिरी वक्त में अपने बेटे ऋषु और छोटी बहू दीपा के साथ ही रहना चाहती थी। ऋषु और दीपा के जाने से पहले एक रात जब सुधा जी बाथरूम जाने को उठी तो ऋषु के कमरे से आती आवाज़ों को सुनकर दंग रह गईं। दीपा ऋषु से बहस कर रही थी, खबरदार, जो दो विधवाओं को मेरे सर पर बैठाने की कोशिश भी की तुमने। तुमसे शादी तुम्हारी पोस्ट और रुतबा देखकर मौज उड़ाने के लिए की है मैंने, या जिंदगी भर तुम्हारी माँ की तीमारदारी के लिए? दोनों का आगे पीछे तो कोई नहीं है। जिंदगी भर मेरी ही छाती पर मूंग दलने को अपने साथ कभी नहीं ले जाऊंगी। कहे देती हूँ। अरे भाभी, जिस तरह इनकी सेवा कर रही हैं, मुझसे यह सब नहीं होगा। और मम्मी कीमोथेरेपी के बाद कैसी हो गई हैं? उनके बाल उड़ गए हैं। कोई हमारे घर आएगा तो मुझे तो इंट्रोड्यूस कराने में भी शर्म आएगी। हमारा इतना शानदार सर्कल होगा, शादी के बाद एंजॉय करेंगे कि अस्पताल के चक्कर काटेंगे। रही भाभी की बात, तो वो मुझे पहले ही दिन से फूटी आंख नहीं सुहा रही। ऐसा लगता है हमारे बीच कुंडली मारकर बैठ गई हैं। बाद में साल 2 साल बाद देखेंगे। सुधा ने देखा ऋषु एकदम चुप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। सिया ने तो पहले ही ऋषु को मना कर दिया था कि वह यहीं अकेले रहेगी, स्कूल में काम करेगी। सुबह सुधा जी के ऊपर से अपनी छोटी बहू से सेवा कराने का भूत उतर चुका था। उन्होंने खुद ही ऋषु को मना कर दिया, यह कहकर कि अभी तुम लोग घूमो फिरो, अच्छे से सेटल हो जाओ,
बाद में जब तबीयत सुधर जाएगी तब की तब देखी जाएगी। रिशु ने भी चैन की सांस ली कि चलो बिना झंझट सब सही हो गया। यह सोचकर दीपा की तो बाछें ही खिल गई। उनके जाने के बाद सुधा जी समझ नहीं पाई कि कैसे सिया से माफ़ी मांगे। उनकी नफरत के बावजूद भी सिया ने उनकी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज शुभम होता या उनकी बेटी होती तो शायद वह भी इतना न कर पाती। सिया के सामने शर्मिंदा होकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। बिना कहे सुने दोनों के अंदर का गुब्बार उनके आंसुओं में बह गया। वक्त ने सुधा जी को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। वक्त के मिजाज से रिश्ते वो टूट गए, समझा था जिनको अपना वही पराये हो गए। वक्त कब करवट लेता है कोई नहीं जानता। किसी भी इंसान का दिमाग कब पलट जाए कुछ पता नहीं। वहीं रिशु जो भाभी को माँ कहता नहीं थकता था, ब्याह होते ही उसके तेवर कैसे बदले। और सुधा जी की छोटी बहू से सेवा कराने का सपना संजोकर बैठी थी, कैसे उनके अरमा धराशायी हुए। वहीं सिया जो उनकी आंख की किरकिरी बनी हुई थी, आखिरकार वही उनके बुढ़ापे और बीमारी का सहारा बनी। रिशु और दीपा ने तो एक बार भी नहीं कहा कि हाँ चलो माँ मेरे साथ चलो। अपना खून पराया हो गया और बेगाने घर से आई लड़की ने अपना साथ दिया। उसने सुधा जी की दिन रात सेवा की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।